जिसने जम के बदमाशी बचपन में ना की हो वो शांत हो नहीं सकता। इसलिए मेरा मानना है कि जो बच्चे बहुत सीधे हैं वो बच्चे नहीं हैं। एक बच्चे को ऐसा होना चाहिए कि वो छठी का दूध याद दिला दे पेरेंट्स को, टीचर्स को। तो मैं वैसा ही था। स्कूल लाइफ में एक बार ऐसा हुआ था कि झगड़ा हो गया था एक लड़के से, तो फिर 15-20 दोस्तों को ले जाके उसको पीटा था बहुत। तो ऑर्गेनाइज गुंडागर्दी आप कह सकते हैं, पहली बार 7वीं-8वीं क्लास में की थी। आदमियों के लिए बहुत मुश्किल तो ये है कि किसी के दुख में हंसे बिना कैसे रहें। इसलिए कहीं किसी की डेथ हो जाए, आप बिहेवियर देखिए आदमी और औरत का। वहाँ महिलाएं जब जाती हैं जी, वहाँ कई महिलाएं बैठी हैं, आराम से बात कर रही हैं, एक और महिला आई, सब मिलकर रोती हैं जी। एकदम ऑर्केस्ट्रा की तरह से चलता है। तो वो जो महिलाएं शांति से बैठ के बात कर रही हैं, एक की और आती सब कैसे रोने लगती है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि उनका अपने इमोशंस पे ऐसा कैसे कंट्रोल है। तो अच्छा, आदमी लोगों को आप वहाँ देखेंगे 1-8 मिनट हाथ रख के बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा लग रहा है। फिर 6-7 आदमी जहाँ बैठेंगे 2-4 मिनट चेहरा नीचे करके सीरियस होंगे, फिर खुसर शुरू कर देंगे। हमारा काम ठीक चल रहा है। आदमियों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि उनकी परवरिश में उनको सिखा देते हैं कि रोना कमजोरी का लक्षण है। विकास दिव्या कीर्ति का हिंदी TRS एपिसोड आ चुका है। चाहे आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, चाहे आप यूपीएससी फेलियर हो, चाहे आप यूपीएससी सक्सेस हो, या चाहे आपको बस स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस, गहरे कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं, अगर आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर हो, दोस्तों आ चुका है एक और TRS ऑल स्टार। विकास सर के साथ बहुत सारे एपिसोड रिकॉर्ड करने हैं, पर यह है हमारी पहली एपिक कॉन्वर्सेशन। दोस्तों एंजॉय कीजिए। ये है एक मॉडर्न डे फिलोसोफर। नमस्कार, लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव टू विकास दिव्या कीर्ति, एंड लॉट्स ऑफ लव टू भगवान। नमस्ते। विकास सर, आपका इस स्टूडियो में स्वागत है, TRS में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बस बैठकर। मुझे भी तो ये अच्छा लग रहा है। आपको मैंने कई बार देखा यूट्यूब पर और मेरा मन था आपसे बात करने का कभी। सो आई एम हैप्पी टू बी विद यू। थैंक यू सर। ये मुझे एक तोहफा मिला था एक टिबेटन मंक से जी ये एक बेल है और इसके साथ एक वज्र दिया जी। इस बेल का मतलब, उन्होंने कहा इस बेल का मतलब है विजडम, ओके, यानी कि नॉलेज, यानी कि सरस्वती। आई थिंक एक्सपीरियंस नॉलेज को हम विजडम कहते हैं। हाँ। और इस वज्र का मतलब है कंपैशन, यानी कि दूसरों के जज्बातों को जानना। और ये बेल मैं बहुत कम उठाता हूँ इस पॉडकास्ट में, पर आज उठाऊंगा इस पॉडकास्ट के स्टार्ट में। थैंक यू, थैंक यू। व्हेन विजडम मीट्स कंपैशन। थैंक यू। बहुत कम लोगों में ये स्किल होती है टू मेक विजडम मीट कंपैशन। दूसरों के दिलों को भी जानना और दूसरों को चीज़ें सिखाना भी एक्सपीरियंस के थ्रू। लोग बहुत शांति से बैठकर आपकी बातें सुनते हैं, तो बहुत रॉ सवाल है, पर क्यों, आपके अकॉर्डिंग क्यों? मतलब अगर बात स्टूडेंट्स की हो रही है तो सरप्राइजिंगली उसके पीछे मेरा व्यू ये है कि मैं स्टूडेंट लाइफ में बहुत ख़राब स्टूडेंट रहा हूँ। बहुत ख़राब मतलब अच्छा नहीं रहा हूँ, बहुत ख़राब तो शायद नहीं था। तो जब आप सबसे आखिरी बेंच पर बैठते हैं स्टूडेंट लाइफ में, सारी शरारतें करते हैं, बहुत सीरियस नहीं होते पढ़ाई को लेकर, आपके पेरेंट्स को आपकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है कि ये कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और फिर जब आपको पढ़ने का शौक़ हो जाता है तो पढ़ाते समय मुझे ये अपने आप समझ में आता है कि सबसे पीछे बैठा बच्चा क्या नहीं समझ पा रहा होगा, क्योंकि मैं उस फेज़ को लंबे समय तक जी चुका हूँ। सो मे बी आई हैव एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी नीड्स। वहाँ से बात को शुरू करना। फिर मुझे मेरे पेरेंट्स ने बचपन से डिबेटिंग में उतारा स्कूल के मंच पर, तो 2000 बच्चों के सामने मैं स्कूल टाइम में खूब डिबेट्स बोलता था, पोइट्री बोलता था। वो जो एक्सपीरियंस मिलता गया, फिर मैंने यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत डिबेटिंग की और मतलब स्टेज एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा की। मुझे लगता है कि उन एक्टिविटीज़ ने मुझे बोलने का तरीका सिखाया। हंसी मजाक करना मेरी बचपन से आदत रही है, फितरत रही है। तो बोलने का कॉन्फिडेंस, हंसी मजाक करने की क्षमता,
सबसे कमज़ोर बच्चे के मन में क्या दुविधाएं होंगी उनको समझ पाना, और फिर अंत में मेरा स्वधर्म जो है, जिसको गीता में कहते हैं कि आप वही काम सबसे अच्छा करेंगे जो आपका स्वधर्म है। मुझे लगता है कि मेरा स्वधर्म दरअसल पढ़ना पढ़ाना ही है। सो व्हेन आई टीच आई फील लाइक आई एम इनटू ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। इस साल पेपर सबसे टफ पेपर था हाँ, सुनने में आया। प्रीलिम्स अभी जो हुआ कुछ दिन पहले रिजल्ट्स निकले। हाँ, रिजल्ट्स आ गए। ओके, क्या आपको पता चल जाता कोचिंग के दौरान कि किस किस को सफलता मिलेगी और किस किस को सफलता नहीं मिलेगी? आइडिया लग जाता है। ओके ये ठीक वैसे ही जैसे आपको पॉडकास्ट के दौरान अंदाजा हो जाता होगा कौन सा कितना चलेगा, जी। कुछ कुछ वैसे ही है। एक इंट्यूशन का लेवल आ जाता है कोई भी काम करते हुए, लंबे समय तक आप जो कोई काम करते हैं। सो यू गेट टू अंडरस्टैंड हु हैज द पोटेंशियल टू गेट थ्रू, आइडिया हो जाता है। कांग्रेट्स टू एवरीवन हु सक्सीडेड। पर जिन लोगों को सफलता नहीं मिली, पहले उनके दिल को एड्रेस करते हैं हम। आप एड्रेस कीजिए। इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था 2023 वाला, वो अब तक का सबसे मुश्किल पेपर हम कह सकते हैं। मतलब 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ प्रीलिम्स, वो सबसे मुश्किल पेपर था। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है, 2 पेपर्स होते हैं, आपको शायद आइडिया हो। एक जनरल स्टडीज का है जिसके बेस पे मेरिट बनती है, एक सीसेट है जिसके बेस पे सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जनरल स्टडीज का पेपर बहुत मुश्किल था, थोड़ा सा इस बार कंसेप्चुअल की जगह उन्होंने फैक्चुअल एलिमेंट ज़्यादा डाल दिया था। और उसमें चिंता की बात इसलिए नहीं होती कि जनरल स्टडीज़ में देखिए, जैसे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 6 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, लगभग 5-6 लाख लोग, 12 से 15 हज़ार के बीच में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। पेपर कितना भी मुश्किल आ जाए, क्वालिफाई 15 हज़ार ही करेंगे या 14 हज़ार ही करेंगे। तो पेपर मुश्किल आने से अल्टीमेटली क्या होगा, कट ऑफ कम चली जाएगी। टॉप 14,000 हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स स्टेज। इसलिए वो पेन तो होता है कि बहुत मुश्किल पेपर है, बट अल्टीमेटली 14,000 हैव टू क्वालिफाई। ये हो सकता है कि एक सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए, एक से ज़्यादा मुश्किल आ गए, तो जिनका उसमें कमांड थी वो फायदे में आ गए, जिनके उसमें कमांड कम थी वो नुकसान में आ गए। बट जनरली 14,000 हैव टू गेट सिलेक्टेड इन द प्रीलिम्स। सीसेट क्या है कि वो क्वालिफाइंग है। वी हैव टू स्कोर 1/3 33% मार्क्स इन दैट पेपर। उससे मैथ्स आता है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन है। यूपीएससी पिछले 3-4 साल से मैथमेटिक्स का पोर्शन ना केवल बढ़ा रही है, जो कि ठीक है, लेकिन वो एक अनुपात होना चाहिए ना। पहले क्या था कि 80 क्वेश्चंस में से लगभग 1/3 होते थे कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, मैथ्स। सो इवन इफ ए स्टूडेंट इज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, ही और शी कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज 27 क्वेश्चंस आर टू बी करेक्टेड। तो यूपीएससी ने मैथ्स का थोड़ा सा प्रपोर्शन बढ़ाया, बढ़ते बढ़ते वो करीब 40 क्वेश्चन तक आ गया 80 में से। वो भी लोग मैनेज करते हैं किसी तरह से, क्योंकि बाकी 40 क्वेश्चन तो हैं ही, और मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चे। इस बार जो मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, आईआईटी के बहुत सारे बच्चों ने ये कहा मुझसे, जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि पेपर देख के हमारे होश उड़ गए। बहुत सारे बच्चे जो आईआईटी से बीटेक हैं, उनका सीसेट नहीं हुआ है। सच लेवल ऑफ मैथ्स क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन जो कैट के एग्जाम में आते हैं, एग्जैक्टली वो सवाल पूछे गए हैं। एक पिटीशन कुछ बच्चों ने लगाई कैट में, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, पर रिजल्ट आ गया है। तो उससे ये जो डिफरेंस आया इस बार, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सिलेक्ट हो चुके हैं ईएस में, मतलब आईपीएस में हो गए, आईआरएस में हो गए, एंड दे वर ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर रैंक। बड़ा सरप्राइजिंग है। मैं करीब ऐसे 50 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फिर से एग्जाम दिया आईआरएस आईपीएस बनने के बाद। उनमें से कम 30-35 का प्रीलिम्स नहीं हुआ इस बार। लेकिन अल्टीमेटली प्रीलिम्स तो हुआ ही है 14,000 लोगों का। तो ऐसे लोग जिनका मैथ्स अच्छा था, बाकी बहुत आइडिया शायद नहीं था एग्जाम का, उनका हो गया। तो मेंस में कंपटीशन थोड़ा सा कम हो गया इस बार। होना क्या चाहिए यूपीएससी को, मुझे नहीं पता क्या अप्रोच है उनके, क्या समझ है। प्रीलिम्स का एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट है, आप इतना मुश्किल कर देंगे कि बहुत सारे योग्य लोग वहीं खत्म हो जाएंगे। इतना मुश्किल, और मुश्किल भी उन चीज़ों में जिनका यूपीएससी में करियर से बहुत लिंक है नहीं। एक बेसिक लेवल की डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, बेसिक मैथ्स, परसेंटेज, एवरेज, प्रोपोर्शन समझ में आता है, आना चाहिए। स्टैटिस्टिकल टूल्स आने चाहिए, समझ में आता है। पर अब आप नंबर सिस्टम के नाम पर कैलकुलस के लेवल के सवाल पूछेंगे जिनका कोई मतलब नहीं है उसके करियर से,
और है भी तो इतना कि ट्रेनिंग में आराम से कोई सीख लेगा। तो मेरे ख्याल से वो पेपर बनाने वालों की पॉलिसी में या तो कोई अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक है, या इस बार एक एक्सीडेंट हुआ है, अगली बार शायद ठीक हो जाएगा। किसी का ब्रेकअप हो चुका है, उस कोई पीड़ा से गुजर रहा है और स्टूडेंट्स पर वो पीड़ा पास ऑन कर रहा है मुश्किल पेपर के थ्रू। हाँ, हो सकता है, ये हो सकता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि असल में बहुत कम लोग हैं जो डिटैच होकर काम कर पाते हैं जी। जैसे अगर मैं जिंदगी में, जैसे आपका एग्जांपल ले, आपका ब्रेकअप हुआ कुछ दिन पहले जैसा आपने बताया, अब आपके मन में दो बातें हो सकती हैं। आपको जितना मैं समझ रहा हूँ आपके मन में दूसरी बात ही होगी, लेकिन मैं एक समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ लोग इस माइंडसेट में आ जाते हैं कि मेरा हुआ है तो फिर कोई भी प्रेम ना कर पाए दुनिया में, कोई भी करेगा तो मुझे जलन होगी, चुभन होगी। ये वो स्थिति है जब मैं चाहता हूं कि मेरा दुख हर आदमी का दुख बन जाए जी। और सुख के मामले में उल्टा चाहते हैं कि सबका सुख मेरा सुख हो जाए और दुख मेरा सबका हो जाए। इंसान के बड़े होने का मतलब है कि जब दुख हो तो वो अकेला झेले, सुख हो तो बांटे। तो मेरा ब्रेकअप हुआ लेकिन किसी और का ना हो जी, और मैं तो वजह ना ही बनूं, एक ये अप्रोच है। यूपीएससी के कोई भी एग्जाम हो, मैंने कई एग्जामिनर्स को, क्योंकि मैं टीचिंग की दुनिया में हूँ, डीयू में भी पढ़ाया मैंने कुछ समय तक, तो एकेडमिक्स के लोगों को जानता हूँ। कम लोग हैं जो अपनी कुंठाओं से बाहर निकल पाते हैं। बहुत लोग इस कुंठा में, फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी भर रहते हैं कि मैं जो नहीं कर पाया था कोई और कैसे कर लेगा। और ये सैडिज्म होता है जी, सबकी जिंदगी में दुख पैदा करना और उसको एंजॉय करना। जी। मेरे ख्याल से सबसे गहरी ट्रेनिंग एकेडमिक्स में, एजुकेशन में ये चाहिए कि एक कायदे का इंसान कैसे बना जाए और बिना सैडिस्ट हुए दूसरों की खुशी में थोड़ी अपनी खुशी तलाशने की आदत हमें पड़ जाए तो बेहतर है। एम्पैथी की ट्रेनिंग, एम्पैथी जो शायद हमारे गुरुकुल्स में होता था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, मुझे आइडिया है नहीं कि उसका क्या करिकुलम था, लेकिन एम्पैथी की ट्रेनिंग घरों में भी होती है। अगर पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक होगी, पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए, तो एम्पैथी घर में भी सिखाते हैं। अगर दादाजी घर में हैं, दादी जी घर में हैं और बच्चों से कहते हैं कि उनके पैर दबाओ रोज रात को, अब इसको हो सकता है कोई वेस्ट के नज़रिए से चाइल्ड लेबर कहे या चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन कहे, पर मेरी नज़र में इससे बच्चा दो चीज़ें सीखता है। एक वो ह्यूमिलिटी सीखता है, विनम्रता सीखता है, और एक एम्पैथी सीखता है कि अगर मेरे दादाजी की टांगों में दर्द रहता है और मैं उनके पैर दबा रहा हूँ, तो एक तो मैं आधा घंटा उनके साथ गुजार रहा हूँ, दूसरा मुझे ये समझ आ रही है बात कि मेरा जीने का धर्म केवल मौज करना नहीं है, सेवा करना भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है। और मैं उनके दर्द को नहीं बांटूंगा तो कौन बांटेगा। तो और एक विनम्रता, अगर जैसे मैं टीचर हूँ, कई बच्चे मेरे पैर छूते, मैं अच्छा नहीं फील करता हूँ, मैं उनको मना करता हूँ। और इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस, मैं ये बिलीव करता हूँ कि पैर छूना अपने आप में एक बड़ा जरूरी कदम है, स्पेशली बच्चों के लिए। उनको झुकने की आदत रहनी चाहिए। और पैर में झुकना हम सिंबॉलिकली ये मानते हैं कि आप व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान जो दे सकते हैं वो पैर छू के दे रहे हैं। और पेरेंट्स को कम से कम इतना सम्मान मिल जाना कि मेरा बच्चा मुझे अप्रिशिएट करता है, कम से कम थैंकफुल है, ग्रेटिट्यूड है, ये इमोशनल बॉन्डिंग तो है, एम्पैथी तो है। और इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट वेस्ट में 20-25 साल पहले आया, लेकिन ये तो अतीत में कब से चल रहा है। जब बुद्ध कह रहे थे कि करुणा ही है जो संसार को जोड़ती है, जब भवभूति उत्तर रामचरितमानस में एक और रस करुण एवह कह रहे हैं कि दुनिया में एक ही रस है, वो करुण रस है, तो ऐसा थोड़ा ना कि एम्पैथी की ट्रेनिंग पश्चिम से में सीखनी पड़ेगी। एम्पैथी तो अतीत में कितनी बार, वाल्मीकि हमारे संसार का पहला कवि, पहली बार कवि क्यों बना? ट्रोंच पक्षी का जोड़ा खेल रहा था, एक शिकारी ने एक पक्षी को मार दिया, अब प्रेम में रत पक्षियों में से एक नीचे गिरा। वो जो मोमेंट है, उस मोमेंट में दुनिया का पहला कवि बना है। वेदना कितनी हुई होगी, पीड़ा कितनी हुई होगी। और उन्होंने तो लिखा, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो मगवी शाश्वती समा, एक संस्कृत की पंक्ति आती है जहां से रामायण की शुरुआत होती है। इसी पर छायावाद के कवि ने, छायावाद 1918 to 1936, उसमें एक कवि ने लिखा, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। पहली कविता तो आह से पैदा हुई होगी और आंखों से बही होगी। कविता लिखी थोड़ा ना जाती है, कविता तो बहती है आंखों से और जुबान से बहती है। कालिदास ने मेघदूत लिखा,
मेघदूत में यक्ष है, यक्षिणी है, उनके प्रेम की कहानी है, विरह की कहानी है। और एक कवि है नागार्जुन, उन्होंने कालिदास पे लिखा और कहा कि एक पंक्ति आती है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे, कालिदास सच सच बतलाना, रोया यक्ष के तुम रोए थे। यक्ष नहीं रोया था, यक्ष की आंखों से जो बह रहा है, कालिदास तुम्हारे आंसू हैं। और नागार्जुन कवि कह रहे हैं कि मैं पहचान रहा हूं कि आंसू तुम्हारे हैं। और कवि होने में और लेखक होने में ऐसा होता है। और ये बात ठीक है, एम्पैथी ना हो, अल्टीमेटली इंसान होने का सबसे गहरा मजा तो इमोशंस में ही है। और यदि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, और कनेक्ट करने का मतलब है उनके दुख में उनके साथ खड़े होना। आई होप कि वो पेपर सेटर्स ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ताकि अगले साल आसान पेपर निकल मतलब के। आसान पेपर से भी सिलेक्शन उतने ही होंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी अंतर सिर्फ है कि सीसेट के पेपर में, क्योंकि वो क्वालिफाइंग है और आप बहुत अच्छे बच्चों को बहुत मामूली वजह से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ये थोड़ा चुभने वाली बात है। ओके, पर फेलियर्स को थोड़ा एड्रेस करते हैं सर। बहुत सारे लोग, मैं उन्हें इतना ही कहूंगा कि जो इस बार पेपर था सीसेट का, अगर आपका मैथ्स बहुत खराब है तो बस अगली बार से इतना ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन के ही सवाल करें, नंबर 2 पर रीजनिंग के सवाल करें, प्रैक्टिस करें कि पहले इनके सवाल कैसे करने हैं। और किसी भी हालत में 35 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं जी, आउट ऑफ 80। सो इफ यू कैन डू 31 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 राइट, यू आर थ्रू। और ये इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ तक कि 35 क्वेश्चन में 30 भी ठीक कर देंगे और बाकी 45 क्वेश्चन छोड़ भी देंगे, तब भी क्वालिफाई कर लेंगे। और जो लोग इसे अपना लास्ट अटेम्प्ट मानते हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहूँगा कि या तो मैथ्स सीख लें, अगर मैथ्स में दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन में खूब प्रैक्टिस करें। इतनी प्रैक्टिस करें कि वो, क्योंकि क्या होता है कि 80 क्वेश्चंस 120 मिनट में करने हैं, तो यू हैव 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन। बट इफ यू डिसाइड दैट यू विल अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस, देन यू हैव 3 मिनट्स पर क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन में 3 मिनट लगाने का चांस मिल जाता है। और वो 2 ही सेगमेंट्स करें, 40 ही क्वेश्चंस करें, जब क्वालिफाई ही करना है 27 क्वेश्चन ही कर रहे हैं। होता क्या कि मैथ्स के क्वेश्चन जिन्होंने उठाए इस बार पहली बार, मुझे एक IIT के बच्चे ने बताया कि 8 मिनट पर क्वेश्चन की एवरेज इस बार आ रही है जो सॉल्व कर रहे हैं। इतना मुश्किल पेपर है। अब क्वेश्चन पेपर की डिमांड है 1.5 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, आपके क्वेश्चंस का लेवल 8 मिनट वाला है, तो जो मैथ्स में उलझा जनरली फंस गया। सो आई विल सजेस्ट थ्रू योर पॉडकास्ट कि कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के क्वेश्चंस को चुन चुन के पहले सॉल्व करें जल्दी से जी। 1.5 घंटे के अंदर 40 क्वेश्चन कर लें। उसके बाद मैथ्स के वो क्वेश्चंस करें जो उनको आते हैं। एंड इफ यू कैन अटेम्प्ट 40-45 क्वेश्चंस, इट्स फाइन।